मेरे चेहरे से मुस्कुराहट ठीक गायब नहीं हो रही थी। मैं दुल्हन बनी, बेहद हसीन लग रही थी। मेरी शादी मेरी माँ की सहेली के बेटे से हो रही थी। मेरी माँ की सहेली कानपुर में रहती थी और मेरा बचपन से ही आर्यन से रिश्ता तय हो चुका था। पहले पहले तो हम लोग कानपुर महीने 2 महीने की छुट्टियों में जाते थे मीना आंटी। वैसे तो हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझ पर तो मीना आंटी जान छिड़की थी। बचपन से ही मैं यह सुनती आ रही थी कि मैं आर्यन की मंगेतर हूं, इसलिए उम्र के साथ साथ मेरी आर्यन से मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। काफी सालों से मैं दिल्ली से कानपुर नहीं गई थी और वजह शायद मेरी नेचुरल शर्म थी। और फिर कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के सिलसिले से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। हाँ, मेरी मम्मी अलबत्ता 1 साल बाद चक्कर लगा लेती थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वापस भी लौट आती थी। आर्यन की बहुत तारीफ करती थी। कहते हैं अपने दोनों भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और खामोश तबीयत का लड़का है, बहुत ही सुलझा हुआ है। उसकी तारीफें सुन सुनकर मेरे दिल में उसकी मोहब्बत भर चुकी थी। इस बार मीना आंटी ने फोन किया तो कहने लगी, मेरी अमानत अब मुझे दे दो। नताशा मेरे आर्यन की अमानत है। मेरे माँ बाप को भला क्या ऐतराज होना था। मैं घर में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटा भाई था जो पापा की दुकान संभाल रहा था। पापा के साथ काम करता था। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं जो स्कूल में पढ़ती थीं। हमारा संबंध गरीब घराने से था। मेरी मम्मी ने जोड़ तोड़ करके मेरा दहेज बनाया आया था। शादी की बात सुनकर पापा कुछ घबराए थे, कहने लगे, कुछ ही महीने में शादी रख तो दी है। मैं सोच रहा हूं इस महंगाई में बेटी को विदा करना एक बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन गई है। तुम जानती भी हो कि वह लोग खाते पीते घराने के हैं। उन लोगों का मेलजोल भी ज्यादा है। दोनों बड़े बेटे तो इसी इंतजार में हैं कि आर्यन की शादी हो तो वो अलग हो जाए। जाहिर है दहेज में हर चीज देनी पड़ेगी। मेरी मम्मी कहने लगी, आप क्यों फिक्र करते हैं? मेरा जितना भी जेबर पड़ा है उसे बेचकर आप सारे पैसे मीना को भिजवा दीजिएगा। वहां से आर्यन अपनी मर्जी का फर्नीचर ले लेगा। आखिर बच्चों ने ही इस्तेमाल करना है। यहाँ दिल्ली से कानपुर जाने में फर्नीचर रास्ते में ही आधा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। और भी मैंने कुछ बना रखा है, आप चिंता मत करो। जी सब हो जाएगा। मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे पापा का साथ दिया था। अब मैं ये सोच रही थी कितना अच्छा होता कि आर्यन दहेज लेने से मना कर देता। खैर शादी का दिन आ पहुंचा। मैं बेहद खुश थी। मेरी बारात कानपुर से बहुत अच्छा आया था। मेन आई थी सिर्फ आर्यन था। मेरी सास और उनके दोनों बेटे और बहुएं थीं। आर्यन के पापा का वैसे भी देहांत हो चुका था। बाकी रिश्तेदार वहीं कानपुर में इकट्ठे हुए थे। शादी के 2 घंटे बाद ही हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था। मम्मी ने बहुत कहा कि एक दिन यहीं गुजार लो, लेकिन वो लोग कहने लगे, नहीं, वहां भी हमने नताशा के लिए बहुत शानदार स्वागत करना है। खैर 2 घंटे बाद ही मैं दुल्हन बनी ट्रेन का सफर कर रही थी। यह सफर मैंने अपनी जेठानियों के साथ किया था, जो मुझसे हंसी मजाक कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला। कानपुर पहुंचकर मुझसे छोटी मोटी रस्मों के बाद मुझे आर्यन के कमरे में बिठा दिया गया। कमरा काफी बड़ा था। मेरा फर्नीचर भी काफी खूबसूरत लिया गया था। कमरा फूलों से महक रहा था। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब तक मम्मी से मैंने आर्यन की इतनी तारीफें सुनी थी। मुझे लगता था वह एक खूबसूरत हैंडसम लड़का होगा, देखने में हजारों में एक होगा। मुझे तो अपनी किस्मत पर जितना भी गर्व होता उतना कम था। आर्यन कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने फौरन नजरें झुका ली। 10 मिनट तक वह मुंह से कुछ नहीं बोला था, ना मेरी तारीफ में ना मेरी मोहब्बत में। न जाने क्यों मुझे यह महसूस हुआ जैसे वह लंबे लंबे सांस भर रहा है। मैंने धीरे से नजर उठाकर देखा तो उसकी आंखें न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। बहुत ही बदहवास लग रहा था। कमरे में ऐसी चल रहा था, फिर भी उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी उसकी यह हालत क्यों हुई है। मैंने कहा, आर्यन, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे कहने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, मोहब्बत करती हो मुझसे? आर्यन के सवाल पर मैं एकदम शर्मा गई। मैंने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, हाँ, मोहब्बत करती हूँ। आपसे तभी तो आज आपकी पत्नी बनी, आपके सामने बैठी हूँ। मेरा यह कहना था। उसने मेरा हाथ
जोर से दबोच दिया। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया था कि मैं चिल्ला उठी। मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कर रहा है। मैंने कहा, मुझे दर्द हो रहा है। आर्यन, मेरा हाथ छोड़ो। कहने लगा, मुझे भी बहुत हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी। मुझे लग रहा था जैसे वो आदमी अपने होशो हवास में ना हो। कहने लगा, मोहब्बत का दूसरा नाम दर्द है। तकलीफ है, परेशानी है। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा। मेरे जुनून को अपने बदन पर बर्दाश्त करना पड़ेगा। मोहब्बत तो यही होती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी शादी की रात ऐसी भी गुजरेगी। ऐसी कौन सी तकलीफ नहीं थी जो उसने मुझे उस रात नहीं दी थी। हर तकलीफ को वो मोहब्बत का नाम दे रहा था। उसने मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियों को दबोच कर तोड़ा था। कई चूड़ियां मेरी कलाई में घुस गई थी। शादी के नाम पर मैंने यह रात बड़ी ही तकलीफ में गुजारी थी। उसने मेरे बाजू पर जलता हुआ सिगरेट लगाया था। जब मैं चिल्लाने लगती तो मेरे मुंह पर हाथ रख देता, कहने लगता, तुम्हारी आवाज बाहर ना जाए, बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हमारे बीच मोहब्बत हो रही है, पति पत्नी का पर्दा होता है। मेरी मोहब्बतों को सहने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरी मोहब्बत तो ऐसी ही होती है जो मतलब आर्यन ने मुझे मोहब्बत का समझाया था और बताया था। मुझे मोहब्बत शब्द से नफरत हो चुकी थी। सुबह तक मैं अपनी उजड़ी हुई हालत पर रोती रही और वह आराम से बेखबर सो रहा था। पूरे बेड पर मेरी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। मेरी जिंदगी की तरह शादी की यह रात हर लड़की के लिए यादगार होती है और पति पत्नी मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं ताकि यह रात पूरी जिंदगी याद रह सके। लेकिन मैंने इतनी तकलीफ सही थी कि चाहकर भी मैं अपनी सिसकियां रोक नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं अपनी बिखरी हालत के साथ कमरे का दरवाजा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि मेरे कपड़े तक उस आदमी ने बेदर्दी से फाड़ दिए थे। वो इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कोई भूखा बेड़िया है। उसने तो मुझे कपड़े बदलने तक का रात को मौका नहीं दिया था। मैं जैसी बैठी थी, मुझ पर वैसे ही टूट पड़ा था और अपना जुनून उसने मेरे बदन पर निकाला था। मैंने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। जब नहाकर वापस आई तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेरी सास और मेरी जेठानियां मेरे ही इंतजार में बाहर बैठी हुई थी, क्योंकि आर्यन तो दरवाजा खोलकर दोबारा सो चुका था। मेरे चेहरे पर नाखूनों की खर्चे देखकर तीनों की रंगत सफेद हुई थी। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी, नेहा, ये सब क्या है? मैंने कहा, मोहब्बत। आपके बेटे ने रात भर यही तो मोहब्बत की है मुझसे। ये कहकर मैं रोने लगी। सास ने उसी वक्त मुझे अपने साथ लगा लिया। फिर मेरी जेठानी से कहने लगी, तुमने आर्यन को दवाई समय पर नहीं दी थी क्या? यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी, किस चीज की दवाई? वह कहने लगी, मम्मी जी, मैंने तो दवाई दे दी थी, आर्यन के हाथ पर भी रखी थी। कहाँ भी था कि मेरे सामने ही खाओ, लेकिन आपको तो पता है उसे कितनी जल्दी होती है। कहने लगा, आप जाए यहाँ से, मैं खा लूंगा। सास कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है चुपचाप खड़ी रहा करो, जब तक वह दवाई ना खा ले तुम कमरे से बाहर मत आया करो। वह कहने लगी, बहुत संभाल लिया हमने आर्यन को, और उसकी जिम्मेदारियों को अब आ गई है ना उसकी पत्नी। ये सब आप इसी की जिम्मेदारी लगा दे। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे नाश्ता भी करवा दिया। कहने लगी, आर्यन को थोड़ा सा दिमागी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दिमागी प्रॉब्लम? आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगी। कहने लगी, इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा कि पहले नहीं बताया? अरे मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है, बस तो थोड़ा सा दिमागी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, गुस्से का थोड़ा तेज है, अपने मिजाज के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता और उसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर ने कहा था शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा, मैंने कहा। लेकिन मैंने तो रात को उसे कुछ भी नहीं कहा था। जो उसे बुरा लगता, उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। फिर भी उसने मेरा यह हाल किया है। मैं अब उसके सामने नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास घबराई थी। कहने लगी, अरे नहीं, रात उसने ठीक से दवाई नहीं खाई थी। अगर दवाई खाई होती तो तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। मैंने कहा, कुछ भी हो, मगर अब मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम थी तो आपको पहले इलाज करवाना चाहिए था। वह कहने लगी,
फिर मुर्गी की बही एक टांग। अरे बाबा, कह तो रही हूं। उसकी बीमारी का हल शादी था, इसलिए मैंने कर दी। तुम्हारी मोहब्बत पाएगा तो ठीक हो जाएगा, और मेरा बेटा कोई पागल थोड़ी है। मैंने कहा, आपको बताऊं आपका बेटा क्या है? मैंने कंधे से कुर्ता हटाकर दिखाया। मेरे बाजू पर सिगरेट का जख्म देखकर मेरी सांस बुरी तरह चौंकी थी और फिर नजर चुरा गई। मैंने कहा, उसकी मोहब्बत है? कहता है, मेरी मोहब्बत ऐसी ही है। मैंने, ऐसी ही मोहब्बत सही है। पूरी रात मेरी सांस नजरें चुरा गई। कहने लगी, ठीक हो जाएगा वह धीरे धीरे, बस तुम सब्र से काम लो। कहने लगी, देखो ना, तुम्हारे बाप ने कितनी मुश्किल से तुम्हारी शादी की है, लाखों का दहेज बनाया है। उसने पूरी बिरादरी में तुम्हारा बाप तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर तुमने जरा सी बात पर तलाक ले ली और यहां से चली गई तो सोचो कितनी बदनामी होगी तुम्हारे बाप की। तुम्हारी तो 2 बहनें और भी बैठी हुई हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सब्र से काम लो तो आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों का ऐसा कहना है, और उसका इलाज शादी ही था, तो शादी के बाद वह ठीक ही हो जाएगा। मैं चुप हो गई थी। शादी तो मेरे बाप ने वाकई कर्ज उठाकर की थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर चीज एक से बढ़कर एक दी थी। मेरे बाप की तो कमर ही झुक गई थी एक मेरी शादी करने में। मैंने सोचा, सास की बात इतनी भी गलत नहीं है, मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। उसके बाद कई दिन तक आर्यन ने मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि खुद भी मैं बहुत घबराई हुई थी। उसके मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द मेरे लिए हुक्म की तरह होता था। वह कहता, दिन को रात कहो, तो मैं दिन को रात कह देती थी, क्योंकि मेरी सांस के अनुसार यही उसका इलाज था। एक दिन कहने लगा, मेरे लिए मीठे फ्रेंच टोस्ट बनाओ और मेरे खाने में मिर्ची मत डालना। मैं फौरन से किचन में आ गई। नाश्ता बनाकर जब मैं कमरे में गई तो वो सो चुका था। मैंने उसका नाश्ता ढक दिया और बाहर किचन में आ गई। उसके लिए खाना बनाने लगी, क्योंकि मेरी सास ने बताया था उसके खाने में मिर्ची नहीं डालनी। मैंने उसके लिए फीका खाना बनाया। अभी उसका खाना बनाकर फिरी हुई थी कि कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं फौरन से भागती हुई कमरे में गई थी, तो मेरी सास वहां पहले से मौजूद थी। आर्यन कह रहा था कि नताशा से बोले कि आज के बाद मेरा नाश्ता न बनाए। मैंने कहा भी था, मुझे मीठे फ्रेंच टोस्ट बनाकर दे, और उसने इसमें मिर्ची डाल दी। मैंने कहा, मैं मिर्ची क्यों डालूंगी? कहने लगा, इसीलिए ताकि मैं कभी भी ठीक ना हो सकूं। माँ, ये मेरी दुश्मन है, मुझसे दुश्मनी निकाल रही है। मैं तो हैरान और परेशान सी खड़ी थी। मेरी सांस मुझे घूरने लगी और बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा कितना साथ दे रही हूं, और एक तुम हो कि मेरे बेटे की दुश्मन बनी बैठी हूं। मैंने कहा, मम्मी जी आप ये खाकर देखिए, मैंने इसमें चीनी डाली थी। वो कहने लगा, हाँ हाँ खाकर देख लो, कितनी मिर्ची है इसमें। जब वो टोस्ट मेरी सास ने खाया तो सी सी करने लगी, उसमें तो सच में मिर्ची थी। कहने लगी, ये देखो ऊपर से ही नजर आ रही है। क्या चाहती हो तुम? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? मैं बेहद परेशान थी। मैंने कहा, नहीं, मैंने ये मिर्ची नहीं डाली। वो कहने लगा, फिर किसने डाली? तुम ही मेरा नाश्ता यहाँ पर रखकर बनाकर गई थी। मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा था। आर्यन मेरे हर काम में कीड़े निकालने लगा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया टोच में मिर्ची डाली किसने थी, क्योंकि मैंने तो मिर्ची नहीं डाली थी। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला था कि वह मिर्ची आर्यन नहीं डाली थी। मैं कपड़े निकालती तो कपड़े इस्त्री करती तो पूरे कपड़े दोबारा जमीन पर फेंक देता। कहता, नहीं, दोबारा से इस्त्री करो, अच्छे से इस्त्री नहीं किए हैं। तुम्हें कब अक्ल आएगी? तुम क्यों मेरी जिंदगी को नर्क बनाने चली आई हो? निकल जाओ मेरे घर से। मैं 1 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई थी, क्योंकि आर्यन जो कुछ करता था मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। रात को वह किसी जंगली जानवर की तरह मेरे साथ पेश आता, और दिन के समय मेरे किए हुए काम बिगाड़ रहता। कभी कहता, तुम कपड़े ठीक से नहीं धोती हो। कभी मेरे खाने में मिर्ची डाल देता और कहता, तुमने डाली है और तुम मुझसे दुश्मनी निकाल रही हो। मेरा जी चाहता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं, उसमें समा जाऊं। मैं यह दर्द सह नहीं पा रही थी। अपने माँ बाप का सोच कर रोती रहती कि अभी तक तो उनके सर से कर्जा ही नहीं उतरा था। मेरी माँ का भी फोन आया था। कहने लगी, जीतू चाहता है कुछ दिन के लिए तुम्हें अपने पास बुला लूं, लेकिन दिल्ली से कानपुर आने जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा
और हम तो इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हैं। तुम्हारी ससुराल पहली बार आएंगे तो इस तरह खाली हाथ नहीं आ सकते। इतने खर्चे का सोचकर हम चुप हो जाते हैं। खैर, मैंने अपने माँ बाप को आर्यन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अपने आप को आर्यन के रवैये के लिए तैयार कर कर लेती थी। इंसान इतना ही सह सकता है जितनी उसमें बर्दाश्त होती है। उस दिन भी मैं उठी तो मेरा सर चकरा रहा था। आर्यन कह रहा था, मेरे कपड़े इस्त्री करके दो। वह काम पर नहीं जाता था, कुछ भी काम नहीं करता था। मेरे दोनों जेठ ही घर का सारा खर्चा उठा रहे थे, उसकी दवाइयां भी वही लाते थे। मैं चकरा सर के साथ उसके कपड़े इस्त्री करते हुए ना जाने कब वहीं बेहोश हो गई थी। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। एक लेडी डॉक्टर मेरी सास से कहने लगी कि इसकी खुराक का ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर है। इस तरह अगर इसकी हालत खराब रही तो इसकी प्रेगनेंसी को भी खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद से हो चुकी थी और मुझे यह समझ नहीं आ रहा था मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए या फिर सर पकड़कर रोना चाहिए। हाँ, मेरी सास बहुत खुश थी। कहने लगी, अपना बच्चा होगा तो देखना आर्यन जल्दी ही ठीक हो जाएगा कुछ दिन तक। मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती रही, मुझे अपने पास सुलाती रही। जानती थी अगर हाँ आर्यन के पास जाऊंगी तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं और इस तरह मेरी प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी एक ही हफ्ता गुजरा था कि आर्यन का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। कहने लगा, नताशा मेरे कमरे में क्यों नहीं आती? तुम मेरी बीवी हो ना, मेरे पास सोया करो। मैंने कहा, आप अपनी माँ से बात करें। मैं रात के बर्तन धो रही थी कि तभी वो किचन में आ गया। कहने लगा, क्या मतलब है, शराफत से कमरे में चलो। मैंने कहा, बात सुनो, मैं उम्मी से हूं और डॉक्टर ने सावधानी बताई है। कहने लगा, तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। उसने नल बंद किया, मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले जाने लगा। तभी मेरी सांस आ गई। कहने लगी, छोड़ो उसका हाथ, यह अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। कहने लगा, क्यों नहीं जाएगी और कैसे नहीं जाएगी? शोर की आवाज सुनकर मेरे जेठ और मेरी जेठा नियाम भी कमरे से बाहर आ गए थे। तमाशा सा लग गया था। मेरी सास कहने लगी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम इसके साथ जो कुछ करोगे तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। कहने लगा, मरने दे, मेरा बच्चा है। कुछ भी हो, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपने इसे मेरे कमरे में ले जाने से रोकने की कोशिश की तो यहीं पर इसके कपड़े फाड़ दूंगा। उस आदमी में तो जरा भी शर्म नहीं थी। मैं तो सबके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। मेरी सास ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने सबके सामने मेरा दुपट्टा उतारकर फेंका था और इससे पहले वह कोई और गलत हरकत करता, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, चलो कमरे में जो तुम चाहते हो कर लो, पर यहां पर तमाशा मत बनाओ। सबके सामने मेरी इज्जत खराब मत करो। लगा आ गई ना अपनी औकात पर। जब मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम्हें। वो मुझे अपने साथ कमरे में ले गया। उस रात मेरी चीखें शायद सबने सुनी होंगी और सुबह तक मेरा बच्चा मर चुका था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। काश मैं भी उसके साथ मर जाती। अभी मेरे इस घर में 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी सफ़ेद रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। जब दूसरी बार मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास ने मुझे मेरे माँ के भेज दिया। मेरी हालत देखकर तो मेरे बाप और मेरी माँ भी सदमे में रह गए थे। कहने लगे, नताशा तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही हो, इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? मैंने कहा, शायद उम्मीद से हूं, इसीलिए कमजोर हो गई हूं। मेरा भाई मुझे रोज फल लाकर देता। मेरे पापा ने खासकर मेरे लिए जूस वाले से कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए रोज ताजा जूस देकर जाना। मेरे पापा मेरी माँ से कहते, मेरी बेटी का ख्याल रखो, देखो इसकी क्या हालत कर दी है। उन लोगों ने, मेरी माँ मुझसे पूछती, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम उन लोगों में खुश नहीं हो? और आर्यन का व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा है? मैं कहती, माँ सब कुछ ठीक है। मैं जानती थी मेरे माँ बाप शायद असल बात बर्दाश्त ना कर सक मुझे। यहाँ आए हुए 3 महीने हो चुके थे कि एक दिन आर्यन का फोन आया। कहने लगा, वापस कानपुर आ जाओ वरना मैं वहीं दिल्ली आ जाऊंगा और तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूंगा। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैंने फोन करके अपनी सास को सब कुछ बता दिया। वह कहने लगी, उसने तो हमारा भी जीना हराम कर रखा है। ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ और वहां पर किसी को कुछ भी मत बताना। मैं वापस चली आई थी। उस वक्त उसने मुझसे वादा किया था मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा
और मैं तो उसके बदले व्यवहार पर हैरान भी थी। कहने लगा, अरे मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। प्लीज वादा करो, मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं अपने बच्चे का भी बहुत ध्यान रखूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। बल्कि मुझे खुशी हो रही थी कि आर्यन बदल गया था। उस रात उसने मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की थी, बस मेरा सर सहला आता रहा, मेरा हाथ चूमता रहा, कहता रहा, मुझे छोड़कर मत जाना। 1 महीने तक उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। और जब उसे पता चला कि मैं बेटे को जन्म देने वाली हूं, तो वह बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, नताशा, मेरा घर बेटा आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूं। मैं एक बेटे का बाप बनूंगा। ये कहते कहते उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैंने कहा, आर्यन बात सुनो, मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे उतारो। कहने लगा, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरे घर बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक ही बदले थे। उसकी सांस एकदम से फूलने लगी। उसने मुझे जल्दी से नीचे उतार दिया। कहने लगा, नहीं, मेरे घर बेटा नहीं हो सकता। मैं तो हैरान रह गई थी कि अभी यह खुश था और अभी क्या हुआ है। एकदम बदहवासी का शिकार होने लगा था। कहने लगा, मेरा बेटा होगा तो उसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। फिर वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही होगा ना। यह कहकर मेरे पास आया। कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा करो, इस बच्चे को मार दो। ये सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने कहा, आर्यन, ये कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन वो चिल्लाते हुए कहने लगा, जो कह रहा हूं वह करो। ये कहने के बाद उसने मुझे बेड पर धक्का दिया था। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। इससे पहले वह कुछ और करता। मैंने अपनी सांस को बुलाना शुरू कर दिया। मेरी चीख पुकार सुनकर मेरी सांस, मेरी दोनों जेठा नया आ गई और आर्यन को फौरन मुझसे पीछे हटाया था। मेरी सांस कहने लगी, नताशा, मेरे कमरे में जाओ। लेकिन वह यही कह जा रहा था, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटा नहीं हो सकता। मुझे बेटा होगा तो उसके साथ भी वही सब कुछ होगा जो मेरे साथ हुआ था। इसका मतलब था कि उसके साथ कुछ तो हुआ था। वो यूं ही पागल नहीं हुआ था। कोई ना कोई वजह जरूर थी। कुछ देर तक उसके चिल्लाने और रोने की आवाजें आती नहीं, मगर धीरे धीरे आवाजें खत्म हो चुकी थीं। एकदम सन्नाटा छा चुका था। मैं अपनी सांस के कमरे में, अपना दिल था, मैं ही बैठी हुई थी। मेरी सांस आर्यन के ही कमरे में थी। कुछ देर बाद वह आई और कहने लगी, अब वो सो गया है, उठेगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वह बार बार क्यों कहता है कि उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बेटे के साथ भी होगा? आखिर उसके साथ क्या हुआ है? आप मुझे बताएं। ये सुनकर मेरी सांस रोने लगी। कहने लगी, क्या बताऊं तुम्हें? मैंने कहा, जो भी आर्यन के साथ हुआ है, मुझे सच्चाई बताएं। मेरी सांस कहने लगी, वो नया नया कॉलेज गया था, तो कॉलेज में उस समय बड़ी पार्टीबाजी चल रही थी। लड़कों ने अलग अलग गिरह बनाए हुए थे। इलेक्शन जारी थे, इसीलिए हर पार्टी के लड़के दूसरे लड़कों से यही कहते कि वो उनकी पार्टी को वोट दे। ये शुरू से ही गुस्से का तेज था। उसे भी गिरह ने बोला तो यह कहने लगा कि यह मेरा हक है, जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसी को वोट दूंगा। वो लड़के कहने लगे, अगर तुमने हमारी पार्टी को वोट ना दिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। इसी बात पर उनकी बहस हुई और आर्यन ने उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया। खुद भी जख्मी हुआ था। लेकिन उस समय बात आई गई हो गई थी। लेकिन कुछ बाद ये कॉलेज गया तो वापस नहीं आया। 2 दिन यूं ही गुजर गए थे। हम लोग बहुत परेशान थे कि आखिर वह गया तो गया कहाँ। हर जगह हमने इसे ढूंढ लिया था, लेकिन यह नहीं मिला। 2 दिन बाद हम पर कयामत बनकर टूटी थी। उसके बाद वह जख्मी हालत में हमें दरवाजे के पास ही मिला था। बुखार में तप रहा था। मुंह में ना जाने क्या क्या बड़बड़ा जा रहा था। हम उसे अस्पताल लेकर गए। उसके दिमाग पर ना जाने किस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस वक्त तो मेरा बेटा हर चीज से डरता था, घबराता था, यहाँ तक कि अपने भाइयों और अपने बाप को देखकर भी चीखने चिल्लाने लगता। लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे थे उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि जाहिर में वह ठीक था। और फिर जब उसे हम एक दिमागी डॉक्टर के पास लेकर गए तो हमें मालूम हुआ कि उसके साथ क्या जुल्म हुआ था। यह कहकर मेरी सास चुप हो गई। मैंने कहा, बताए ना मम्मी जी, क्या हुआ था?
आर्यन के साथ वो रोने लगी, कहने लगी जिन लड़कों से उसकी लड़ाई हुई थी उन्होंने कॉलेज के कमरे में ले जाकर मेरे बच्चे के साथ जुल्म की था। 2 दिन तक उसे अपनी हवस का निशाना बनाते रहे। मेरा बेटा तो 12वीं क्लास में था। उसकी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं थी। उसका तो इन बातों की तरफ ध्यान तक न था, इसलिए इन बातों ने और इस तरह के जुल्म ने मेरे बेटे के जिस्मानी घाव के साथ साथ उसके दिमाग पर भी घाव किए थे। उसका कोई भाई भी अगर उसका हाथ पकड़ लेता तो वह समझता शायद मेरा भाई भी मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो यूं डरता जैसे कि लड़की हो। उसका इलाज हम करवा करवा कर थक चुके हैं और बहुत चाहा कि वो अपने आगे की पढ़ाई भी कर ले, लेकिन वह किताब को हाथ भी नहीं लगा सका। कॉलेज के नाम पर रोने लगता था, कहता था कॉलेज नहीं जाऊंगा। उसके पापा उसे दुकान पर ले जाने लगे, लेकिन वहां भी उसका यही हाल था। उसको हर चलता फिरता लड़का जो उसकी तरफ एक नजर भी देख लेता, उसे यही लगता कि यह उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। उसे इसलिए देख रहा है ताकि उस पर जुल्म कर सके। यह दुकान पर भी चीखने चिल्लाने लगता, डरकर अपने पापा के पीछे छुप जाता और इसीलिए घर पर रहने लगा था। हमें इसका इलाज डॉक्टर से करवा रहे थे। डॉक्टर कहते थे कि शादी हो गई तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मम्मी जी कितने सालों से वह इस बीमारी में घिरा हुआ है और आपने हमें बताने की भी कोशिश नहीं की। मेरी सास कहने लगी, लेकिन मैं क्यों बताती? किसी को मेरे बेटे में कोई ऐप थोड़ी है, उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा, लेकिन फिर भी वो कहने लगी, बस मेरे बेटे को इल्जाम मत दो। तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा ध्यान पाकर वो ठीक हो जाएगा। और मैं यह सोच रही थी कि उसको कौन सी मेरी तवज्जो और प्यार चाहिए। वो आदमी तो सुनता ही नहीं था। मैं अब समझ गई थी कि उसके अंदर जुनून और दर्द देने की वजह क्या है, क्योंकि उसने मर्दों से दर्द सहा था और उसी चीज का बदला वो मेरे शरीर को नोच नोच कर लेता था। मेरा रोना, दबी दबी चीखें उसे सुकून देती थी। मेरे आंसू देखकर वो पागल हो जाता था, कहता था मोहब्बत दर्द सहने का नाम है और मेरी मोहब्बत पर जब तुम रोती हो तो मुझे और भी प्यारी लगती हो। मैं उसके सामने जब हाथ जोड़ देती कि भगवान के लिए आर्यन मेरे हाल पर दया करो, यह भी सच था कि वह मुझसे मोहब्बत भी करता था। अगर मैं उसे कहीं नजर न आती तो पूरा घर सर पर उठा लेता था, लेकिन मुझे चैन से जीने भी नहीं देता था। मैं जिस बात से मना करती वह वही काम करता। मैं एक जीती जागती इंसान थी, एक दिमागी मरीज की जुनून का निशाना कब तक बन सकती थी। मैंने जब एक बेटे को जन्म दिया तो सब खुश थे, सिवाय आर्यन के। उसकी हालत अजीब सी थी। कहता था ये बड़ा होकर मुझ जैसा हो जाएगा, इसकी शक्ल भी मेरे जैसी है, नसीब भी मेरे जैसा होगा। मैं इसे अभी गला घोटकर मार डालूंगा। बड़ी मुश्किल से मेरे दोनों जेठ ने उसे पीछे किया था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया था। आर्यन का जुनून तो ठीक होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। 8 दिन से उसे अलग कमरे में बंद किया गया था, लेकिन वो मुझे ही पुकारता रहता, कहता मेरी नताशा को मेरे पास ले आओ। मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। मुझे मेरी नताशा के पास जाना है। वो मुझसे मोहब्बत भी करता था, मुझे दर्द भी देता था। वो दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, दरवाजा खोल दो, मुझे नताशा के पास जाना है। मैं इस कमरे में घुट घुट कर मरना नहीं चाहता। मुझे उसकी हालत पर तरस भी आता था। 8 दिन बाद मैं ही उसके कमरे में खाना लेकर गई थी, वरना तो मेरे जेठ ही लेकर जाते थे। वह हर चीज पटकने लगता, कहता नताशा को बुलाओ, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बातें करनी है। जब तक मैं नताशा को नहीं देख लूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और जब मैं उसके कमरे में खाना लेकर गई, उसकी हालत देखकर मेरे आंसू बहने लगे थे। मेरे दोनों जेठ ने उसे कुर्सी पर बांध रखा था, क्योंकि वो जब भी बेकाबू होता तो वह अपने भाइयों को भी मारता पीटता था। वो मुश्किल से उसे संभालते थे। उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी, रो रो कर आंखें लाल थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगा, आ गई तुम? मेरा ख्याल आ गया, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इधर मेरे पास आओ। मैं डरते डरते उसके पास आई, अपने दोनों हाथों से रोटी का निवाला बनाकर उसके मुंह के करीब ले गई। वो कहने लगा, मेरे हाथ खोलो, मुझे दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई बहुत बुरे हैं, देखो कितनी कसके रस्सी बांधी है, देखो मेरे हाथ जख्मी हो गए हैं। लेकिन मेरे जेठ ने मुझे मना कर दिया कि इसके हाथ मत खोलो,
वरना यह काबू से बाहर हो जाएगा। मैंने कहा, पहले आप खाना खा लें, फिर मैं आपके हाथ खोल दूंगी। उसने मेरे हाथ से खाना खाया। कहने लगा, मेरे करीब आओ। मैं उसके पास होकर बैठ गई। कहने लगा, मेरे पास बैठी रहो, मुझसे दूर मत जाया करो। मैंने उसकी आंखों से बहने वाले आंसू अपने हाथों से साफ किए थे। उसके बिखरे बालों को सही किया था। कहने लगा, भगवान के लिए मेरी रस्सियों को खोल दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। मेरे हाथ खोल दो। मैंने उसके हाथों की रस्सियां खोल दी। खुद को आजाद पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया, अपने सीने से लगाकर जोर से भींचारी से कि मैं अगला सांस नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसकी यही तो मोहब्बत थी, दर्द देने वाली। कहने लगा, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अपने अंदर समेट लूं। इतनी मोहब्बत करता हूं तुमसे, फिर भी तुम मुझसे दूर भागती हो। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को भर लिया था। कहने लगा, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जा सकती हूँ? तुम्हें छोड़कर कहीं भी तो नहीं। फिर वो अपना मुंह मेरे गर्दन के पास ले गया और उसके बाद मेरी चीखें इस कदर तेज थीं कि मेरे ससुराल वाले इकट्ठे हो गए। इस बार उसने मेरी गर्दन पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकलने लगा था। उस पर जुनून इस कदर बढ़ चुका था कि सबके छुड़ाने पर भी वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। कहने लगा, जाओ यहाँ से। मुझे अपने पागलपन को इस लड़की पर ही उतारना है। ये मेरी पत्नी है। मुझे इससे दूर रखोगे तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं इसे अपने जुनून का निशाना बनाऊंगा। मेरे जेठ ने उसके हाथ पर टीका लगाया था। शायद नींद का इंजेक्शन था। कुछ ही देर में वह बेहोशी में जा चुका था। मेरी जान उससे आजाद हुई तो मेरे जेठ ने मुझे डांटा कि तुमने उसकी रस्सियां क्यों खोली थी। मैं फिर दोबारा आर्यन के कमरे में नहीं गई थी। लेकिन एक रात मेरे कमरे पर दस्तक हुई। मैं हैरान थी कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो आर्यन था। न जाने वह कैसे अपने कमरे से निकल आया था। मेरे बेड पर मेरे बेटे को लेटा देखा तो उसकी तरफ आ गया। कहने लगा, ये अभी तक जिंदा है। तुमने इसे मारा नहीं। तुम जानती हो ना, ये मेरा बेटा है। मेरा जैसा ही निकलेगा। मैंने कहा, आर्यन, जाओ यहां से। तुम यहां क्या करने आए हो? लेकिन मेरी जान तो उस वक्त निकली जब उसने मेरे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, उसे पीछे करने लगी। लेकिन जब तक सब लोग कमरे में आते मेरा बेटा मर चुका था। मैं चीख चिल्ला रही थी, ये कातिल है, ये इंसान नहीं है। भगवान के लिए इसे पागल खाने छोड़ दो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन अब भी मेरी सास की यही रट थी। कहने लगी, मेरा बेटा पागल नहीं है, बस दिमागी डिप्रेशन है। उसे कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोई भी इसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगा। बस यही कहा जाएगा कि बच्चा खुद अपनी मौत मरा है। मैंने अपने बेटे को अपने सीने से खींच रखा था। अगले ही पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा बेटा सांस ले रहा है। मैं तो जैसे पागल सी हो गई थी। मैंने चीख चीख कर सबको बताया, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। जल्दी से अस्पताल लेकर चलो। हम सब उसे अस्पताल लेकर भागे थे। जैसे तैसे मेरे बेटे की जान बचा ली गई थी। लेकिन आर्यन को किसी ने नहीं बताया था कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं था। या तो आर्यन से तलाक लेकर चली जाती, या फिर आर्यन को किसी न किसी तरह मुझे ठीक करना था। मैंने एक चांस 100 लेना चाहा आर्यन को ठीक करने का। मैंने एक बेजान गुड्डे को सफेद कफन में लिपैट कर आर्यन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, ये लो आर्यन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। जाओ जाकर इसे दफना दो। आज तुम्हारे अंदर के जानवर को सुकून मिल जाएगा कि तुमने खुद अपने बेटे को अपने हाथों से मार दिया। सफेद कफन में लिपटे बेजान गुड्डे को देखकर आर्यन के हाथ कुछ पल के लिए कांपे थे। उसके चेहरे पर दर्द सिमट आया था। मैंने कहा, जाओ आर्यन, ये किस्सा पूरी तरह खत्म कर दो, और चाहो तो मेरे साथ भी यही सब कुछ कर सकते हो जो अपने बेटे के साथ किया है। मुझे भी मेरे बेटे के साथ खत्म कर दो। मेरे जेठ मेरे इस काम में शामिल थे। वह आर्यन को लेकर मेरे बच्चे को दफनाने के लिए चल पड़े। और जब बच्चे को दफनाने के लिए मेरे जेठ ने उस मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में रखा, तो आर्यन चीखने लगा था, चिल्लाने लगा था, जोर जोर से रो रहा था, मेरा बेटा नहीं मर सकता, मेरा बेटा मर नहीं सकता, ये मेरा बेटा है, मेरा खून है।
ये कैसे हो सकता है? मेरे जेठ ने कहा। खुद तुमने अपने हाथों से मारा है उसे। अब तुम्हें किस बात का दुख है? इतनी देर में ही उस बेजान गुड्डे को मेरे जेठ जमीन के अंदर रख चुके थे। लेकिन आर्यन पर तो पागलपन का दौरा सवार था। वह जल्दी जल्दी मिट्टी खोद रहा था। निकालो, निकालो, मेरे बेटे को बाहर निकालो। पागलपन का दौरा पड़ते ही आर्यन वहीं बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे जेठ उसे लेकर अस्पताल गए थे। कुछ ही देर में उसे होश आ गया था, लेकिन अब वो रो रहा था, अपने बच्चे को पुकार रहा था। कुछ ही देर बाद मैं भी उसके सामने चली गई थी। मुझे देखकर वह और भी ज्यादा रोने लगा। मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, हमारा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा, आर्यन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद हम आर्यन को घर ले आए थे। उसकी नजर में उसका बच्चा मर चुका था, इसीलिए मैं अपने बच्चे को उसके सामने नहीं लाती थी। आर्यन पहले से अब काफी बदल चुका था। बिल्कुल चुप चुप रहने लगा था। मुझे कुछ भी नहीं कहता था। मेरी सारी बातें भी मान लेता था। बच्चे के मौत के सदमे ने उसके दिमाग पर काफी असर डाला था। पुराने सारे दर्द, सारे जख्म बच्चे की मौत के दर्द ने मिटा दिए थे। सच कहा है, किसी ने बच्चों की तकलीफ से बढ़कर कोई दर्द हो ही नहीं लगता। और शायद अपने बच्चे की मौत का दर्द उसके सारे दर्द और तकलीफों पर भारी था। वह हर वक्त अपने बच्चे को याद करके रोता रहता था। मेरी सास मेरे बच्चे का ख्याल रखती थी। एक दिन जब मेरा बच्चा रोया तो उसके रोने की आवाज आर्यन के कानों में पड़ी थी। वो एकदम उठकर बैठ गया, कहने लगा, नताशा देखो, मेरा बच्चा रो रहा है। मैंने कहा, आर्यन, तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हें याद है ना, तुमने अपने बच्चे के साथ क्या किया था? वो अपने हाथों को देखने लगा और अपने हाथों को जोर जोर से बैठ के किराव से मारने लगा। कहने लगा, मुझे भी मर जाना चाहिए। मैं जिंदा क्यों हूं? अगले ही पल मेरे बच्चे के रोने की आवाज दोबारा से आई थी। आर्यन के कानों में पड़ी और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। आवाज सुनकर वो फौरन कमरे से भागा था और अपनी माँ के कमरे में पहुंच गया। मेरी सास बच्चे को गोद में लेकर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब अपने बच्चे को देखा तो एकदम से दीवाना सा हो गया था। मेरे जेठ जेठानिया भी कमरे में आ चुके थे। हम सब लोग डरे सहमे खड़े थे कि कहीं आर्यन फिर से बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन आर्यन अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे बेतहाशा चूमने लगा, अपने सीने से लगा लिया, कहने लगा, मुझे पता था मेरा बच्चा मन नहीं सकता। मेरा बच्चा जिंदा है, वो रो रहा था। अब उससे छुपाना बेकार था कि उसका बच्चा मर चुका है। मैं अब अपने बच्चे को लेकर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं आर्यन बच्चे को फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अब आर्यन बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। हर वक्त उसे गोद में लिए उसे चूमता रहता, उसे करता। मुझे भी अब बहुत ही प्यार मोहब्बत से पेश आता था। बच्चे की मोहब्बत ने आर्यन को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। आज मेरे बेटा 2 साल का हो चुका है। आर्यन अपने पिछले सारे दुखों को भूल गया है और वह अपने बच्चे की परवरिश में पूरे दिल से लग चुका है और मेरा भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों, ये एक सच्चा हादसा था जो मैंने आप लोगों को सुनाया है। लेकिन आप लोगों से एक सवाल भी है, क्या इस तरह के दिमागी मरीज लोगों का इलाज शादी है? नताशा की किस्मत अच्छी थी या फिर बच्चे की किस्मत थी कि वह बच गया था और आर्यन भी ठीक हो गया था? लेकिन बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जहां इस तरह के पेशेंट ठीक नहीं होते और ऐसे में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप लोगों से बस एक ही सवाल है कि ऐसे लोगों की शादी करनी चाहिए? क्या शादी के बाद ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं जब ऐसे बिगड़े हुए लड़के, जिन्हें उनके माँ बाप ही उन्हें सुधार ना सके हो, क्या उसे किसी और की जिंदगी में शामिल कर देना चाहिए, यह सोचकर कि शादी होगी तो वह लड़का खुद ही ठीक हो जाएगा? भगवान के लिए दूसरे की बेटियों के साथ यह घिनौना खेल खेलना छोड़ दें। अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें ताकि आने वाली आपको दुआएं दे, बदुआएं नहीं। जैसे कि एक लड़की की परवरिश बहुत अहमियत रखती है, ऐसे ही लड़कों की परवरिश भी बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे की बेटी के साथ जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए पराई बेटी पर जुल्म ना करें। अपने बेटों को सुधारने के लिए अपनी कोशिश करें। किसी बेटी के साथ उसकी शादी ना करें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना।
रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को लेकर दोस्तों अपनी राय जरूर दिया करें, जिससे कि हमें पता लगे आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आती है या नहीं। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।